मैं बिन कपड़ों के बेड के साथ बंधी हुई थी। जैसे ही मुझे होश आया तो मेरा अंग अंग दर्द कर रहा था। दर्द से पूरा जिस्म टूटने लगा था। मेरी ऐसी हालत देखकर मैं एकदम से चिल्लाने लगी। मैं तो एक अच्छे किरदार की लड़की थी, सादगी में रहने वाली लड़की थी। मेरे सामने दिवेश बैठा हुआ था, जिसे देखकर मैं और ज्यादा चीखने लगी। वह मेरे अंग अंग को देख चुका था। वह मेरी इज्जत के साथ खेल चुका था। वह यहाँ सोफे पर बैठे हुए सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था। वह उठकर मेरे करीब आया और सिगरेट मेरे सीने पर मसलने लगा, जहां पर जलने की एक लकीर बन चुकी थी। देखो, तुम मेरे सामने क्यों ऐसे बिन कपड़ों के पड़ी हुई हो? तुम्हारा पूरा जिस्म बिना कपड़ों के मैं देख चुका हूँ। अब छुपाओ मेरी नजरों से अपने जिस्म को। तुम्हारी बेहोशी में मैंने तुम्हारी इज्जत लूटी है। अब चलो, तुम तैयार हो जाओ। अब मैं तुम्हें पूरे होशो हवास में बर्बाद करूंगा। तुम्हारे पूरे जिस्म को मैंने अपनी आंखों में बिठा लिया है। यह कहकर दिवेश फिर से मेरे जिस्म पर लिपट गया। यह उस टाइम की बात है। मैं उस वक्त अपने हालात पर बैठे आंसू बहा रही थी। मैं बराबर रोए जा रही थी। आज तो मैं पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी थी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक माँ थी, आज वह भी मुझसे दूर हो गई थी। अब तो मेरी आंखों में आंसू के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। मैं बिल्कुल इस दुनिया में तन्हा होकर रह गई थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मैंने आज तक अपने रिश्तेदार को भी नहीं देखा था, ना नाना नानी, ना दादा, ना दादी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने अपने घर से भागकर शादी की थी और अपना जीवन बिता रहे थे। अब बस मेरी आंखों में वीरानी छाई हुई थी। वापस पलट कर घर जाने का जी नहीं कर रहा था। श्मशान में बैठकर अपनी माँ को अग्नि में जलते देखा। मेरा दिल मजबूत हुआ था। यह तो भगवान की तरफ से था। यही सृष्टि की लीला है। एक दिन तो सबको ही जाना है। आत्मा मेरी बहुत दुखी हो रही थी। मन तो कर रहा था माँ के साथ मैं भी चिता पर लेट जाऊं। आज तीसरा दिन हो चुका था, लेकिन मैं यहीं पर बैठी रही। आज मैंने हिम्मत कर ही ली। अपनी आंखों से आंसू साफ किए और दिल ही दिल में कहे जा रही थी कि मुझे इस दुनिया से लड़ना है। मुझे बहादुर बनकर दिखाना है। अब मेरा सहारा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मेरी माँ मुझसे दूर हो गई। मेरे सर से ममता का साया उठ चुका था। मुझे अकेले ही सबसे मुकाबला करना होगा। मुझे हिम्मत करनी होगी। यह कहते मैंने अपने आंखों से आंसू साफ किए और वहां से वापस अपने घर आ गई। मेरा घर भी बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ था। मुझे खाने को दौड़ रहा था। अब मुझे उन सब से नहीं लड़ना था। मैंने अपना मोबाइल उठाया, उसमें न्यूज़ देखने लगी ताकि मुझे कोई जॉब मिल सके। फिर मैंने अखबार उठाकर देखा तो उसमें मुझे एक नंबर मिला। वहां पर एक नौकरी की तालिका दी हुई थी। नंबर मिलाते ही मैंने सोच लिया था कि मैं कल ही इंटरव्यू देने के लिए वहां जाऊंगी। अलमारी खोलकर मैं अपने सभी डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने लगी। मेरी आंखों में से आंसू बराबर बह रहे थे। मैं उसे बराबर साफ करती। मैं आज आंसू साफ कर देना चाहती थी क्योंकि दोबारा मुझे नहीं रोना था। मेरी आंखों में से आंसू नहीं निकलने चाहिए थे क्योंकि मैं कमजोर बनना नहीं चाहती थी। एक गहरी सांस लेकर मैं अपने आंखों के आंसू साफ किए और अगले दिन नौकरी की तलाश के लिए घर से निकल चुकी थी। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। मैं एक पूजा पाठ वाली धार्मिक लड़की थी। मैं बहुत संस्कारी थी। अपने कपड़ों का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। मैंने अपना चेहरा छुपा लिया था। बस मजबूरी की वजह से मुझे घर से निकलना पड़ा था, क्योंकि इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। मेरी माँ मुझसे दूर हो चुकी थी। मेरे इस दुनिया में अब कोई नहीं था। ना भाई, ना बाप, ना बहन, ना कोई रिश्तेदार, सभी मुझसे दूर हो गए थे। मैं बस इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। अब मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना ही था। खाना पीना मेरी जरूरत थी जो मुझे नौकरी करके ही पूरी करनी थी। इसलिए मुझे नौकरी की बहुत जरूरत थी। आज मुझे मेरी माँ का एहसास बड़ी जोरों से हो रहा था क्योंकि उन्होंने मुझे पराया लिखाया था। मैं ऑफिस के बेंच पर बैठकर वहाँ के बॉस का इंतजार कर रही थी। दिवेश जैसे ही वहाँ दाखिल हुआ उसकी नजरें मुझ पर पड़ी और जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसके कदम वहीं जम गए।
वह अपना चश्मा उतारकर बड़ी गौर से मुझे देख रहा था। सर से पैर तक अजीब नजरों से मुझे घूर रहा था। उसे पर्दे वाली लड़कियां उसके आसपास कहीं दूर दूर तक नहीं भटकती थी और ना ही कभी ऐसी लड़की इंटरव्यू के लिए उसके ऑफिस में आई थी। मगर दिवेश का दिल उस लड़की को देखकर अजीब तरीके से धड़क रहा था। मेरी खूबसूरत सी आंखों को देखकर उसका दिल एकदम से रुक गया था। फिर वह मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगा, मिस आप यहाँ किस काम से आई हो? उसने मुझसे बड़ी गंभीरता से पूछा था। आपने अखबार में इश्तहार दिया था ना जॉब के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। मैं उसे इस तरह नरमी से बोली थी। वह तो मेरी बातों को सुनकर हंस पड़ा था। हंसते हुए कहने लगा, शायद आपने बहुत देर से यह खबर पढ़ा है। जॉब के लिए तो हमने सेलेक्ट भी कर लिया है और यह तो 2-3 दिन पहले की बात है। अब मुझे अंदाजा हुआ था, मैंने कोई गलत अखबार देख लिया था। जब मैं यहाँ से उठकर जाने वाली थी कि उसने मुझे रोक लिया और कहा कि आपके लिए मेरे पास एक जॉब है, क्या आप उसके लिए इंटरव्यू दे सकती है? मैंने हाँ में सिर हिलाया तो उसने कहा, मेरे केबिन में आओ। यह कहकर चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे ऑफिस के अंदर दाखिल हो गई। दिवेश बार बार मुझे देख रहा था, मेरी आंखों को बड़े गौर से देख रहा था। मेरी खूबसूरत हुस्न आंखें किसी को भी कातिल कर सकती थी और मैं हमेशा अपनी आंखें झुकाकर रखती थी। मुझे पता था मेरी आंखें खूबसूरत होने के साथ साथ मेरी आंखों में एक कशिश भी छुपी हुई है जो किसी को भी अपना दीवाना कर सकती है। अब दिवेश मेरा इंटरव्यू लेने लगा। कुछ सवाल के बाद मुझसे कहने लगा, चलिए ठीक है, आप कल से ज्वाइन कर सकती है। मुझे तो उसकी बात पर बहुत हैरानी हो रही थी क्योंकि मैंने सुन रखा था कि इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिलना आसान नहीं था, लेकिन यहाँ तो मुझे इतनी आसानी से सिलेक्ट भी कर लिया था। यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। मैं मुस्कुराते हुए दिवेश से कहने लगी, बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे इस नौकरी के लिए चुना। अगले दिन मैं ऑफिस आ चुकी थी। जो मुझे केबिन दिया हुआ था वहां पर जाकर सीधा केबिन में बैठ गई। लैपटॉप खोला, वहां पर काम करने लगी। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा सब ऑफिस वाले यहाँ से जा चुके थे। मुझे इस बात पर हैरानी हो रही थी। बॉस ने तो मुझसे कहा था कि शाम 5 बजे तक छुट्टी होती है, मगर यहाँ तो सभी लोग इतनी जल्दी जा चुके थे। लेकिन क्यों इतनी जल्दी जा रहे थे? शाम 5 बजे तो छुट्टी होती है ना। धीरे धीरे ऑफिस बिल्कुल खाली हो गया था। दिवेश चलता हुआ मेरे पास आया, कहने लगा, मिस संजना, क्या आपको घर नहीं जाना? आप अभी तक यहाँ क्यों बैठी है? दिवेश की बात सुनकर मुझे हैरानी हुई थी। क्या मतलब कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ? आपने तो कहा था कि शाम 5 बजे छुट्टी होती है। तभी वह माफी करते हुए दिवेश कहने लगा, वह शायद मुझसे गलती हो गई थी। शाम 5 बजे नहीं 3 बजे ऑफ हो जाता है। कोई बात नहीं, हम साथ में खाना खा सकते हैं। उसने जैसे ही मुझे खाने की ऑफर की मैं घबराते हुए एकदम से ना में सिर हिलाने लगी। मैंने नोट किया है, आप दोपहर का खाना भी वापस भिजवा दिया था। एकदम से मैंने कहा, मुझे नहीं खाना। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। और मैं जल्दी से अपना बैग उठाते बाहर चली गई। मुझे दिवेश की हरकतें कुछ अजीब लग रही थी और यहाँ पर दिवेश खड़े होकर दिल ही दिल में यह कह रहा था कि कब तक तुम मुझसे बचोगी? एक ना एक दिन तो मैं तुम्हें अपनी जाल में फंसा ही लूंगा। तुम मुझे पसंद आ गई हो और मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। वह खुद के साथ बातों में लगा हुआ था। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट छाई हुई थी। उसे खुद ही नहीं पता था कि वह मेरे साथ क्या करने वाला है, लेकिन उसे मैं पसंद आ गई थी। अगर दिवेश शर्मा को कोई लड़की पसंद आ गई है तो वह उसे हासिल करके ही दम लेगा, चाहे उसे जैसे भी हासिल करना पड़े। अब मैं रोज ऑफिस जाने लगी। अब दिवेश को अंदाजा हो चुका था मैं बहुत सख्त मिजाज की लड़की हूँ। काम के अलावा किसी तरह की बातों को पसंद नहीं करती और इस बात को लेकर सभी ऑफिस वाले हैरान थे, क्योंकि दिवेश ने अपने ऑफिस में किसी लड़की को भी सूट सलवार पहनने की परमिशन नहीं दी थी। तो फिर वह कैसे सूट सलवार और पर्दे में रहने वाली लड़की को यहाँ पर नौकरी के लिए रख सकता है? यह सवाल यहाँ के वर्कर के मन में चल रहा था। मेरे साथ दिवेश का व्यवहार भी बिल्कुल नरम था।
मगर उसकी निगाहों में एक अजीब सी बेचैनी थी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह मेरे करीब आता चुप खड़ा रहता था। कभी फाइल हाथ से लेते हुए उंगलियां छू जाती थी तो मैं नर्वस हो जाती थी, मगर उससे कुछ कहती नहीं थी। ना वह बदतमीजी करता था, वह एक दूरी बनाए रहता। बस वह कुछ ऐसे तरीके से छू जाता कि मैं काम कर रह जाती, मगर मैं उससे कुछ भी नहीं कह सकती थी। हर दिन मुझे ऐसा महसूस होता कि मेरे दिल में एक डर पैदा करने लगा है। एक दिन दिवेश मुझसे कहने लगा, संजना, आपको ऑफिस में छुट्टी के बाद थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकना होगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं दिवेश के मुंह से यह बात सुनकर थोड़ी परेशान सी हो गई थी। क्या मतलब सर? अगर आपको कोई काम है तो आप मुझे अभी बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। देखिए, मैं अभी आपको नहीं बता सकता, वह कुछ जरूरी काम है। मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन मैं बाद में बता दूंगा। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं दिवेश की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाने लगी और कहने लगी, ठीक है सर, जैसा आप कहें। यह कहकर मैं चुप हो गई थी। वक्त यूं ही बीतने लगा और शाम हो गई थी। सब लोग ऑफिस से जा चुके थे। मैं अभी यूं ही बैठी दिवेश के बुलावे का इंतजार कर रही थी, मगर दिवेश ने काफी देर बाद मुझे अपने केबिन में बुलाया। जैसे ही मैं उसके केबिन के अंदर दाखिल हुई थी, वह मेरे करीब आया। मेरे करीब आकर केबिन का दरवाजा बंद करने लगा। उसके इस तरह दरवाजा बंद करने पर मेरा पूरा जिस्म कांप उठा था। मेरा रंग बिल्कुल उड़ा था। मैं घबराते हुए उसे कहने लगी, सर, आप यह क्या कर रहे हैं? मगर दिवेश ने मुझे कुछ नहीं कहा। बस वह मेरे करीब आया और मेरे दुपट्टे को छूने की कोशिश कर रहा था। मैं एक झटके से उससे पीछे होने लगी। मेरी आंखों में आंसू चल के दिल का तूफान जोरों से धड़कने लगा था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे दिवेश के मुंह पर तमाचा मार दिया था। दूर हटिए, यह आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? मुझे यह नौकरी नहीं चाहिए। मैं नहीं करना चाहती यहाँ पर काम। आप जैसे घटिया इंसान के साथ मैं कभी काम नहीं कर सकती। यह कहकर मैं वहाँ से जाने वाली थी। तभी झटके से दिवेश ने मेरे बाजू को जकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। वह कुछ मोहब्बत भरे अंदाज में बोल रहा था, लेकिन मैंने तभी चीख कर कहा, मैं आपसे नफरत करती हूँ। मैं दोबारा आपके पास आना भी नहीं चाहूंगी। मैं थूकती हूँ आपकी जॉब पर, आपके मुंह पर। आप जैसे घटिया इंसान के साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझना जो अपनी इज्जत बेचकर अपना काम करती हो। मैं गुस्से से चिल्लाते हुए बोली थी। यह कहते के साथ मेरी आंखों से बराबर आंसू बह रहे थे। इतना कहकर मैं बाहर की तरफ चली गई थी। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सड़क पर तेज कदम उठाती चलती हुई जा रही थी। अपनी आंखों से बहते आंसू को कंट्रोल करने लगी। मुझे लगता था शायद मेरा यह वहम है। दिवेश ऐसी हरकतें मेरे साथ नहीं करता, मगर दिवेश ने आज पूरा प्रूफ दिया था कि वह एक नंबर का घटिया इंसान है। जैसा मैं उसके बारे में सोचती थी, मैं अपना वहम समझती थी, लेकिन आज उसने मुझे यकीन दिलाया था वह ऐसा ही घटिया इंसान है। फिर मैं अपने घर पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगी। अपने हाथों के प्यालों में अपना चेहरा छुपाकर बहुत रो रही थी। रोती रोती चीख कर कहने लगी, क्यों माँ, क्यों मुझे इस दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़कर चली गई हो? मेरा इस दुनिया में कौन है आपके सिवा? कोई भी तो नहीं था। फिर क्यों मुझे बिल्कुल अकेला छोड़कर चली गई? क्या आपको मेरा रत्ती भर भी एहसास नहीं था? मैं कैसे इस बेरहम दुनिया के साथ जीऊंगी? मैं कैसे इन दरिंदों के साथ लड़ूंगी? मैं अपने आप को कैसे मजबूत करके दिखाऊंगी? मेरा इस दुनिया में तो कोई नहीं है जो मुझे हिम्मत दे सके। यह कहते हुए मैं बहुत रो रही थी। मुझे संभालने वाला भी तो कोई नहीं था। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे बचपन में ही मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। मैंने बचपन से ही मेरे रिश्तेदारों को नहीं देखा था। ना ही मैंने दादा दादी को देखा, ना ही नाना नानी को। कोई था ही नहीं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती ही औलाद थी। मेरे पापा के मृत्यु के बाद मैंने अपनी माँ के साथ बड़ी मुश्किल टाइम देखा था।
मगर भगवान के सिवा उसने किसी को भी नहीं बुलाया था। मैं जल्दी से अपने आंसू साफ करने लगी और खुद ही अपने आप को कहने लगी, मैं बहादुर हूँ, मुझे कमजोर नहीं बनना। दरिंदों के सामने मुझे हिम्मत करके दिखानी होगी, मुझे इन सब से लड़ना होगा। मैं क्यों कमजोर पड़ूं? उनके सामने यही अपने आप को समझाते हुए मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने अब फैसला कर लिया था कि मुझे हिम्मत करनी है। अगले दिन फिर से सुबह अपनी फाइल उठाई और इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी। सारा दिन जगह जगह पर इंटरव्यू देने के बाद मुझे कोई भी जॉब नहीं मिली और मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मुझे इतनी आसानी से कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ नौकरी अब यह सिफारिश वालों को ही मिलती है, वैसे किसी को भी नौकरी नहीं मिलती। काफी टाइम के बाद शाम हो चुकी थी। अब यूं ही वक्त बीतता जा रहा था। शाम से रात हो गई। सड़क पर यूं ही पैदल चलती जा रही थी। आसपास कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। पैदल चलते चलते अचानक मुझे महसूस हुआ कोई गाड़ी मेरे आसपास रुकी है। मेरे पास एक गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खोला। मैंने एकदम से अपना दुपट्टा ठीक किया। मेरे सामने एक मास्क पहना लड़का मेरी तरफ देख रहा था, जो ना जाने कौन था, मगर उसके बाद किसी ने मेरे चेहरे पर रुमाल रखा जिससे मैं बेहोश हो गई। मुझे कोई होश नहीं था। मैं नहीं जानती थी मुझे कहाँ ले जाया गया। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। सिर्फ एक मध्यम सी लाइट जल रही थी। मेरा जिस्म एकदम से सुन पड़ा था। मेरी आंखें जैसे ही खुली, मेरे जिस्म में दर्द की टीसेस लगने लगी। मेरे पूरे बदन में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मुझे मार मार कर ना जाने क्या कर दिया हो। मुझसे थोड़ा सा हिलना भी मुश्किल हो रहा था। अचानक से मुझे एहसास हुआ मेरे साथ क्या हो गया, और जैसे ही मुझे एहसास हुआ तो मैं चिल्लाने लगी और कहने लगी, कौन है? किसने मेरे साथ यह सब किया? जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया, भगवान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसकी तुम्हें सख्त से सख्त सजा जरूर मिलेगी। मैं चिल्लाते हुए सब कह रही थी। चीख कर पूरा कमरा अपने सर पर उठा लिया था। जब कमरे का दरवाजा खुला, कमरे में भारी जूतों की आवाज गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई दाखिल हुआ है। पूरे कमरे में जोर से हंसने की आवाज गूंजने लगी। उस आवाज को मैं कैसे भूल सकती थी? कितने दिनों से मैंने यह बराबर आवाज सुनी थी। जब पूरा कमरा लाइटों से उजाला हुआ, मैं हैरानी से सामने खड़े उस आदमी को देखने लगी। मैं एक महल जैसे घर में मौजूद थी और मैं अपने जिस्म को छुपाना चाह रही थी, मगर मेरे हाथ पांव तो बंधे हुए थे। मैं अपने हाथ पांव को हिलाने की कोशिश कर रही थी, अपने आप को छुड़वा रही थी। छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम? जलील घटिया इंसान, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैं बराबर चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर वह आदमी मुस्कुराता हुआ मेरे करीब आया और मुझसे कहने लगा, क्या हुआ? खत्म हो गई तुम्हारी सारी अक्ल, तुम्हारा घमंड, और रो रो कर तुम्हारा जी नहीं भरा। इतना घमंड था तुम्हें अपने हुस्न पर और अपनी इज्जत पर, अब तो वह भी बर्बाद हो गया। अब सब कुछ एक मिट्टी में मिलकर रह गया है। और मेरे चेहरे को अपने हाथों से छूता हुआ बोला, लेकिन मैंने एकदम से अपना मुंह छुड़ा लिया। खबरदार, जो तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो घटिया इंसान कहीं कि तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं दिवेश को देखकर चिल्लाने लगी। वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या हो गया मेरी जान? क्यों इतना ज्यादा चीख रही हो? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं। अभी तो मुझे तुम्हें बहुत ज्यादा मोहब्बत देनी है। तुम पर अभी सारी मोहब्बतें लुटानी है। मेरे होठों को अपनी उंगलियों से सहलाता हुआ बोला था। मैंने चिल्लाकर कहा, छोड़ दो मुझे। सोच रहा हूँ पहले एक बार में तुम्हारी इज्जत बेहोशी की हालत में लूटी है। अब तुम्हारे पूरे होश हवास में वह सब करूँगा और तुम्हें मजा चखाऊंगा। मैं क्या कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? तुमने ठुकराया ठुकराया था, तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। तुम्हें नहीं पता उस दिन मैं ऑफिस में तुमसे क्या कहने वाला था। जैसा तुम्हारा घमंड से भरा दिमाग था, मैं वैसे कुछ भी नहीं कहता, लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया और मेरे घमंड को ठेस पहुंचाई, जिसका बदला तो मैं अब तुमसे ले चुका हूँ। मेरी जान, अब मैं तुमसे शादी करूंगा क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। तुम सच में एकदम अनछुई लड़की थी। मुझे बहुत टाइम लगा तुम्हें बर्बाद करने में। अब तो मैं तुम्हें किसी और का होता नहीं देख सकता।
अब तुम्हें किसी भी हाल में मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तुम सच में एक अच्छी किरदार की लड़की हो और ऐसी लड़कियां बड़ी किस्मत से मिलती है। मेरे चेहरे को अपने हाथों से छूता बोला। अगले ही पल वह मेरे होठ को सहलाने लगा, मेरी गर्दन को देखने लगा, जहां पर बहुत गहरा निशान बना था। बहुत जालिम होना। अब तुम्हें होश में रहते हुए दिखाऊंगा जालिम किसे कहते हैं, और वह तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। यह कहते हुए मेरी गर्दन को धीरे धीरे चूमने लगा। वेश का हाथ मेरे जिस्म पर रेंग रहे थे। उसकी ऐसी हरकत पर मेरे तन बदन में आग लग रहे थे। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, उसके हाथों को झटकने की कोशिश कर रही थी। उसका हाथ ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी ने खोलती हुई आग में फेंक दिया हो। छोड़ दो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, प्लीज घटिया इंसान। तुम एक अजनबी हो, तुम मुझे क्यों छू रहे हो? अब की बार मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। अगर मैं इतना ही घटिया आदमी था, तुम मेरे ऑफिस में जॉब करने क्यों आई थी? इतनी मासूम बनने की क्या जरूरत थी? तुम जैसी मासूम के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। यह कहता उसने जलती सिगरेट मेरे होठों से लगा दिया। मेरे होंठ जलने लगे। अब क्या ख्याल है मेरे बारे में? उसने मेरे होठों को जलाकर फिर से वहां चूमने लगा। कैसा महसूस होगा जब ऐसे आदमी का प्यार तुम्हारे जिस्म पर पड़ेगा तुम्हारे होश में रहते हुए? मेरी मोहब्बत के लिए लड़कियां तड़पती है। छोड़ दो मुझे, मैं किसी कीमत पर भी हार मानने वालों में से नहीं। मैं बराबर चिल्लाते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर वह मेरे एकदम ऊपर झुक गया। मैं चिल्लाने लगी। वैसे ही रेंगते उंगलियों से मेरी गर्दन पर रखता हुआ मेरे सीने तक लेकर आया था। मत करो भगवान के लिए, यह जुर्म मत करो, मैं मर जाऊंगी। मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर मेरी चीख, मेरा चिल्लाना ऐसा लग रहा था सब कुछ बेकार चला जाएगा, क्योंकि वह आदमी दरिंदा बना हुआ था, जिसे मुझ पर जरा सी भी तरस नहीं आ रही थी। जोर जोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी जैसे वह मेरी जान निकाल देगा। आखिर मैं बेहोशी की हालत में चली गई। दिवेश ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। मेरी जान, बहुत अफसोस हुआ, इतनी बुरी हालत मैंने कर दी तुम्हारी। मगर क्या है, ना तुम आराम से मेरी जिंदगी में शामिल हो जाती तो क्या ही हो जाता। तो अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए मुझे किसी से मदद भी नहीं लेनी पड़ती। ना तुम्हारे माँ बाप है, ना तुम्हारे पिता है। एक अकेली लड़की होते हुए भी इतना तुम्हारे अंदर गुरूर पल रहा है। तुमने मुझे थप्पड़ लगा दिया, इतनी औकात थी तुम्हारे अंदर। यह कहते हुए एक बार फिर से मेरे बालों को सहलाने लगा। हसीन तो तुम बहुत हो, खूबसूरत हो। पता है, ऑफिस में तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मैं तो पागल हो जाता था। लेकिन तुमने अपने इस चेहरे को अपने जवानी से मुझे मिलने नहीं दिया था। पर्दे में छुपा कर रखती थी और मुझे इतना बुरा लगा था। तुम्हारे इस हुस्न को मैं हमेशा अपने सामने देखना चाहता हूँ। यह कहते हुए मेरे चेहरे को छूता कमरे से बाहर चला गया। रात का ना जाने कौन सा पहर था। जब मुझे होश आया, वो मेरे पास ही बैठा हुआ था। कब हाँ करोगी मेरी जान? कब तक यूं ही बगैर शादी के तुम्हें छूता रहूंगा? दिल कर रहा है कि मैं कल सुबह ही तुमसे शादी कर लूं। तुम जैसे इंसान से शादी तो दूर की बात है, मैं तुम जैसे इंसान पर थूकती भी नहीं। चलो फिर कोई बात नहीं मेरी जान, फिर हर रात यूं ही मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाता रहूंगा। फिर कैसा महसूस करोगी? वह मुस्कुराते हुए बोलने लगा और उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुंह पर भरे बाजार में तमाचा मारा हो। मैं ना में सिर हिलाने लगी। तुम नर्क में जाओगे, तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम एक बहुत बड़े पापी इंसान हो। मेरी जान, मुझे तो कोई पछतावा नहीं। और जिस तरह निडर होकर कह रहा था मुझे और ज्यादा तकलीफ होने लगी। मेरा दिल दर्द से फटता जा रहा था। चलो ठीक है, अब मैं सच बताऊं, कल तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। क्या मैं अपना काम शुरू करूं? वो मेरे जैसे जैसे पास आ रहा था। मैं अपने हाथों को खोलने की कोशिश करने लगी ताकि खुद को उससे बचा सकूं। नहीं मेरी जान, इन्हें बिल्कुल नहीं खोलना।
यह खुलने वाले स्टाइल में बंधे ही नहीं है। अब बताओ, मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? उसका शब्द अभी भी वहीं का वहीं था। बहुत बुरे अंदाज में पूछने लगा। अब की बार उसने मुझे इतना बेबस कर दिया था कि मैं शादी के लिए तैयार हो गई थी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर तुम मुझे छोड़ दोगे? मैं रोते हुए बोली। वह हंसने लगा। मैं भला शादी करके तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? अगली सुबह दिवेश पंडित जी को बुला लाया। मैं चुप बैठी हुई थी, जैसे जिंदा तो हूं पर एक लाश के बराबर हूं। मैं बहुत मजबूर हो गई थी। मेरा शरीर मुझे खुद बोझ लगने लगा था। उसने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। साथ हमेशा 2-3 नौकरानी होती थी। शादी की रस्में शुरू हुई। मैं उस शादी में सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर सारे रस्म निभा रही थी। दिवेश तो मुस्कुरा रहा था। सबके जाने के बाद मुस्कुराते हुए कहने लगा, सिर्फ तुम मेरी हो और अब मेरी धर्मपत्नी बन चुकी हो। हर तरफ से मेरी पत्नी हो। मैं तुम पर पूरा हक रखता हूँ। हर दिन मैं तुम्हारे करीब रहूंगा। मेरे गाल को छूते हुए बोला, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। यह कहते हुए मेरी आंखों में देखने लगा। अगले ही पल मेरी आंखों पर अपना हंठ रख दिया था। मुझे अपने बाजुओं में उठाता हुआ बिस्तर पर लाया था। आकर मुझे लिटाया। मैं रात होने का इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हें पता है मेरे अंदर किस तरह का आग लगा हुआ है। अब बुझने से भी नहीं बुझ रहा। मैं बहुत बेबस इंसान हूँ। मैं जल्दी अपना हक लेने को तैयार रहता हूँ। दूर रहना पसंद नहीं करता। अपनी मनपसंद औरत से तो बिल्कुल भी नहीं। यह कहते हुए मेरे ऊपर अपना पूरा वजन छोड़ा था। मैं अब हार गई थी। अब कुछ भगवान पर छोड़कर अपने आप को उसे सौंप दिया। अपनी आंखें बंद किए लेटी हुई थी। कभी अपनी गर्दन पर तो कभी अपने होठों पर उसकी हैवानियत महसूस करते बेडशीट को हाथों में दबोचती लेटी थी। कमरे की लाइट बुझ चुकी थी। सिर्फ हल्का सा मेरे जिस्म पर रोशनी पड़ रहा था। एक तरफ मैं सिमटी हुई कांपती सांसों के साथ सोने की कोशिश कर रही थी। एक बार फिर से दिवेश मेरे करीब आ गया। मैं पीछे हटने लगी। बेड के पास बनी हुई दीवार के साथ जा लगी। मैं उसे रोकने की कोशिश करने लगी। प्लीज, पहले बहुत तकलीफ में हूँ, मैं रोते हुए बोली थी। वह रात मेरी बड़ी दर्द और परेशानी में बीती थी। सुबह मेरा चेहरा बिल्कुल बेरंग हो चुका था। नहाने खड़ी हुई तो खुद को शीशे में देखकर रो दी। आंखों में निलाहट, होठों पर चुप्पी, चेहरे पर हार नजर आ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी जिंदगी में इतनी आसानी से यह हैवान कैसे आ सकता है? मैं तो आज तक कभी खुद को भी मयसर नहीं हुई थी। उसने क्या हाल कर दिया मेरा। अपने सूट को साइड पर करती हुई अपनी गर्दन पर बड़े निशान देखती हुई रोने लगी। आंसू मेरी गर्दन पर बहने लगे। काफी टाइम के बाद फ्रेश होकर बाहर आई। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था कि मैं बाहर जाऊं, मगर मैं एक कैद में बंद हो चुकी थी और इस कैद में वह आदमी मुझे आजाद रखता था। इस घर में मुझे हर जगह जाने की परमिशन थी, मगर इस घर से बाहर नहीं जा सकती थी और यही कहता था कि तुम आजाद हो। यह कैसी आजादी थी? सुबह वह नाश्ते की टेबल पर बैठा चुप से अखबार पढ़ रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं धीमी सी चलती हुई आई। मैं सामने आकर बैठ गई। चलो शाबाश मेरी जान, नाश्ता करो। अभी तुम्हें बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है। नाश्ता नहीं करोगी तो तुम्हें पता है क्या हो जाएगा? कमजोर पड़ जाओगी। अगर कमजोर पड़ जाओगी तो फिर मेरी मोहब्बत कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? वह तो मेरे साथ इस तरह की बातें करके मुझे शर्मिंदा कर रहा था। मुझे तो उसकी बातों से ही चिढ़ हो रही थी, लेकिन मैं मजबूर थी। उसके चुंगल में फंस चुकी थी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। दिवेश मुझ पर अपनी मोहब्बतें लुटाता, हर दिन मुझसे अपना हक वसूल करता, तो उसकी मोहब्बत सहन कर करके अब थक चुकी थी। हर रात मुझे उसकी परेशानी सहनी पड़ती। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे। दिवेश को मुझसे शादी किए हुए 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन अब मेरी हालत काफी खराब हो चुकी थी। मुझे तो अब चक्कर से आ रहे थे। एक रात ऐसे ही दिवेश मुझसे अपना हक वसूल कर रहा था कि एकदम बेहोश हो गई। डर के मारे उसने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर मेरा चेकअप करने लगी।
डॉक्टर ने दिवेश से कहा, मुबारक हो, आपकी पत्नी मां बनने वाली है। दिवेश यह खबर सुनकर खुशी के मारे झूम उठा और जैसे ही मुझे होश आया तो उसने मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ संजना, तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। लेकिन मैंने सुना था कि मेरे होश उड़ गए। क्या कहा तुमने? मैं मां बनने वाली हूँ। मैं तुम्हारे घटिया खून को अपने कोख में नहीं पाल सकती। मैं तुम्हारे इस खराब खून को कभी भी जन्म नहीं दे सकती। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं ला सकती, वह भी तुम्हारे ही तरह किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना कर दे। इतना कहना था, दिवेश मुझे बाजू से पकड़कर झकझोर दिया। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को घटिया खून कहने की? मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें देखते ही फैसला कर लिया था, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, तुमने मुझे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लिया है। मैं तुम्हारा बच्चा नहीं पैदा करूंगी। यह कहते उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा। मैं एकदम से बेड पर पड़ गई। फिर उसने मुझसे तुरंत माफी मांगी और वहां से चला गया। अब मेरे पास आए उसे 3 दिन हो चुके थे, लेकिन वह मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आता था। मुझे अब थोड़ी सी कमजोरी हो रही थी। फिर मैंने खुद ही दिवेश को कॉल की और कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। यह सुना था कि दिवेश जल्दी घर आया और मुझे अस्पताल ले गया। अब रोज दिवेश घर तो आता था लेकिन मेरे पास नहीं आता था। एक साथ खाना खाता था, मेरा बहुत ध्यान रखता था, मेरी हर जांच, मेरा हर काम सबसे पहले करता था। इसी तरह 6 महीने बीत गए। मेरे बच्चे के लिए उसने बहुत सारी शॉपिंग की थी। उस दिन मैंने फिर से उसे कॉल किया। दिवेश खुश हो गया और ऑफिस से जल्दी घर चला आया और मुझसे माफी मांगने लगा। अब मैंने भी कोई जवाब नहीं दिया और आज पूरे हक के साथ उसके गले लग गई थी। मैं मानती हूँ दिवेश ने मेरे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा था। इसलिए अब मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं अब उसके साथ अपनी खुशहाल जिंदगी बिताऊंगी। अब हम दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे थे और भगवान ने एक चांद सी बेटी से मेरा कोख भर दिया था। मैं कुछ भी जुबान से निकालती तो दिवेश तुरंत पूरा कर देता था। उसने अपने किए की बहुत बार मुझसे माफी मांगी थी, मैंने भी उसे माफ कर दिया था। मेरी बेटी पैदा होने के 2 महीने के बाद मेरी मर्जी से वह मेरे करीब आया था। मैंने भी उसको अपना सब कुछ सौंप दिया था। आज हमारी सच में सुहागरात थी और पहली बार दिवेश के साथ उसके प्यार से बेहाल होकर उसका साथ दे रही थी। वह घड़ी घड़ी मुझसे पूछता था कि तुम ठीक हो। मुझे बिल्कुल फूलों की तरह टच कर रहा था। उसके चुबन से और उसके हाथों के स्पर्श से मैं खुद बेहाल हो गई थी। आज मुझे उसके साथ यह सब करके बहुत सुकून मिल रहा था। आज हम एक जिस्म 2 जान हुए थे। दिवेश तो मेरे साथ यह सब जबरदस्ती कितनी बार कर चुका था, लेकिन आज दिवेश भी मुझे पाकर बहुत खुश था। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन प्यार तो दोनों तरफ से ही होना बहुत जरूरी है। संजना, मैं तुमसे जबरदस्ती करके बहुत गलत किया था। कोई लड़की ऐसा कभी नहीं चाहेगी। लेकिन संजना, मुझे अपने दिल से माफ कर देना। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हें पाना चाहता था। मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या संजना ने मुझे माफ करके अच्छा किया या गलत? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें।